नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, न्यूज होती है, उसकी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम जो भी कोई टॉपिक रिपीट होते हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और जो पॉलिटिकल न्यूज होते हैं उसको स्किप करते हैं, ठीक है, ताकि उससे टाइम बचे और हम जो प्रिपरेशन को जितना टाइम दे सके उसको ही मैं ध्यान में लेता हूँ। और जो नए बच्चे उनके लिए आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, आप कहाँ से है, किस एरिया से है। प्रेजेंट सर, थैंक यू सर करके कमेंट कीजिएगा, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट IASLifestyle.com की मुलाकात ले सकते हैं, और वहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के पहले एडिटोरियल की, जहाँ पे बात हो रही है जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, तो इंडिया को किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे काफी सारी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, और दूसरी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जो काम की उसको मैंने हाईलाइट किया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो हाईलाइट नहीं किए हैं, ठीक है, वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, स्पेशली 5G, ठीक है, और S-400 मिसाइल, ठीक है, फिर ये अपना काटसा, ये सब डिस्कस करें। आखिरी में ये समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वहाँ के। अभी देखिए, एक चीज तो आपको पता ही होगी कि जब कभी भी इलेक्शन आता है तब जनता की सुनी जाती है, ठीक है, यानी जो वोटर है इनकी सुनी जाती है। वो जो भी मांगेंगे उनको हाँ बोल दिया जाता है, हालांकि बाद में दिया जाए कि ना दिया जाए, ठीक है। अभी भी इंडिया में एक मुद्दा ही चलता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम आपको जो राशन कार्ड है या कोई सब्सिडीज है क्या वही देंगे जो पहले भी देते थे, आजादी के टाइम पे भी देते थे, उसी पे अभी भी इलेक्शन हो रहा है और चल रहा है, ठीक है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग, कॉलेजेस, फिर जो नीड होनी चाहिए, ठीक है, उस पे बात नहीं होती है, रोजगार पे बात नहीं होती है। अब देखेंगे, आप इलेक्शन चल रहा है, यदि आपके भी एरिया, आप यदि बिहार से है तो आपको ये अच्छे से पता होगा। और सभी जगह पे जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उस माहौल में जनता जो भी कहते हैं वो सुना जा रहा है। तो इसी प्रकार से अभी हमारे जो एक महासत्ता है अमेरिका, वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है अगले महीने, ठीक है। अगले महीने इलेक्शन होगा और उसके अगले महीने वहां पे जो भी कोई प्रेसिडेंट बन के आएगा वो दुनिया के सामने होगा। डोनाल्ड ट्रंप जी आएंगे तो वो, और जो बिडेन आएंगे तो जो बिडेन, जो भी। अभी यहाँ पे अपना जो फोकस है उसके में ध्यान रख के आपको बात करता हूँ। अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भाई जितने भी इंडियन वोटर होते हैं अमेरिका के अंदर, वो भी उनके पक्ष में, या तो डोनाल्ड ट्रम्प जी के पक्ष में या बिडेन जी के पक्ष में वोट करें, ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो इससे क्या होता है, जो इंडियन मूल ओरिजिन के होते हैं उनको, जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि इवेंट आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी को ह्यूस्टन बुलाया गया था, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे वो अहमदाबाद आए थे। वो एक आप कह सकते हैं कि उनको ध्यान में रहता है कि भाई कुछ ही महीनों के बाद इलेक्शन आने वाले हैं तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। सेम उसी प्रकार से उनको रिझाने के लिए, यानी जो इंडियन वोटर है उनको रिझाने के लिए, उनको अच्छा फील करवाने के लिए ये सब किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे आज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं दी गई, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पहले भी कंटिन्यू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में काफी बार डिस्कस की है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इंडिया का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, तो अमेरिका ने जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए H-1B वीजा है, ठीक है, फ्रंट न्यूज में भी आया है H-1B वीजा को, तो चाहेंगे कि उसके लिए इंडिया को प्रेफरेंस दिया जाए, ठीक है, ताकि जो अपने इंडियन IT एक्सपर्ट है, स्पेशली जो हमारी सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, उनको भी वहां पे जॉब मिल जाए, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका जो वर्किंग वीजा है वो कंटिन्यू हो जाए। तो एक डिमांड रहेगी। दूसरी डिमांड रहती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग यानी कि भाई अपने जो भी कोई चीज है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पे उन्होंने क्या किया है कि भाई पहले इंडिया डेवलपिंग कंट्री के अंदर कैटेगरी में उसको रखा था, तो इससे उसको काफी सारे टेरिफ बेनिफिट मिलते थे, तो वो भी नहीं मिल रहे, तो वो चाहेंगे वो जो टेरिफ बेनिफिट है वो मिले इंडिया को, तो इंडिया को ये प्रावधान करना
कराए, ठीक है। दूसरी भी काफी सारी नीड होती है जो कि इंडिया डिमांड कर सकता है। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, अभी डोनाल्ड जी करंट में है, ठीक है, तो उससे भी बातचीत हो रही है। और दूसरा, इलेक्शन का एक नियम है, देखिए, जनता अभी तक नहीं जानती होती कि डोनाल्ड ट्रम्प जी जीतेंगे या जो बिडेन जीतेंगे, ठीक है। तो हमको तो डील दोनों की तरफ से करनी है, यानी हमको क्या पकड़ के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया से लगाव सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प जी को, बिडेन जी को भी, कि भाई अपना भी यदि इंडिया के सपोर्ट से यदि मैं जीत सकता हूँ तो मुझे वो भी करना चाहिए। तो उनके पास, उनके साथ भी यही होता है कि भाई देखो, हमारी तो यही डिमांड है, ठीक है, जो भी एक्सेप्ट करेगा हमारा सपोर्ट उनको रहेगा। हालांकि एक्सेप्ट दोनों करते हैं, लेकिन अपने को फिर चुनाव करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अपना जो मोदी जी वाला डायलॉग है वही चिपकाया हुआ है, अब की बार ट्रम्प की सरकार, ठीक है। तो उसको अभी ओपनली बोला जा रहा है। अभी इस पे कौन बनेंगे, कैसे इलेक्शन प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें अलग है, ठीक है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। अभी अपना जो फोकस है वहां पे बात करेंगे, जो कि जुड़ा है मालाबार एक्सरसाइज से, क्वाड फॉर्मेशन से। हालांकि हमने इंडो पैसिफिक के रीजन में काफी बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे आया है तो इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमने तकरीबन 3-4 महीने से इसी को डिस्कस किया है। काफी सारे जो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जुड़े हुए जो टॉपिक है उसकी डिटेल में डिस्कशन हमने की है। क्वाड यानी चार, चार यानी जो मालाबार एक्सरसाइज थी, जिसमें पहले अमेरिका और इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में नेवल एक्सरसाइज करते थे, उसमें जापान जुड़ा, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया जुड़ा, ठीक है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि क्वाड को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडो पैसिफिक पॉलिसी में स्पेशली मेंशन किया है, क्वाड यानी ऐसा कोई भी अलायंस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया उनके शब्दों को, बाय नो मीन्स डायरेक्ट अगेंस्ट एनी कंट्री। यानी क्वाड को कैसे देखा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मान लो पहले से अमेरिका, जापान और भारत तीन तो काम कर ही रहे थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इन चारों कंट्री का चाइना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इसको कैसे देखा जा रहा था कि भाई इंडिया है वो चाइना के अगेंस्ट में एक एलायंस ओपन कर रहा है, इस प्रकार से देखा जा रहा था। हालांकि मोदी जी ने बताया कि भाई इसका किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब हम किसी कंट्री के अगेंस्ट जा रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका का क्या सोचना है, अमेरिका का स्पेशली यही सोचना है कि यदि हम इंडो पैसिफिक रीजन में यदि चाइना का जो पार्ट है उसको, उसका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसका जो डोमिनेंस है, यदि वो कोई कम कर सकता है तो उसके लिए हमारा जो ये क्वाड है, ठीक है, वो इफेक्टिव होगा, स्पेशली इंडिया, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए ये सुपर पावर बन के आ सकता है। तो अमेरिका का ये व्यू होता है, ठीक है, और उसका सोचना भी जायज है, वो उससे फॉलो भी कर सकता है। इसकी एक मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी कि भाई इसके साथ क्या होगा, जो भी कोई क्वाड में जुड़ेगा, जो भी कंट्री, यानी अभी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो उसी संदर्भ में देखेंगे, तो इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जो कोई भी एक कंट्री है जो क्वाड फॉर्मेशन में आएगी, वो अपने जो मिलिट्री बेस है वो नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए दूसरी कंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए, अमेरिका का कोई भी लड़ाकू विमान यदि वो इंडो पैसिफिक रीजन से जा रहा है तो वो हमारे जो वहां पे अंडमान जो मिलिट्री बेस है वहां पे पेट्रोलिंग, फ्यूलिंग, ठीक है, रेस्ट या कुछ भी वो कर सकता है, नॉन मिलिट्री का पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हमने किया था। तो इसका क्या किया अमेरिका ने, जैसे बीच में भी न्यूज में चला था, अमेरिका का जो ड्रोन था जो वहां पे सर्वेलेंस करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो ड्रोन हमारे जो अंडमान मिलिट्री बेस था वहां पे रुका, वहां पे फ्यूलिंग किया, और उस इंफॉर्मेशन को चाइना ने भी काउंटर किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सीधे सीधे टारगेट किया जाता है कि भाई देखिए हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि हम इंडिया के थ्रू जो इंडो पैसिफिक रीजन है और पैसिफिक रीजन है जहां पे चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाता ही जा रहा है, उसके काउंटर करने के लिए फ्यूचर के लिए हम ये सब प्लान कर रहे हैं। हालांकि इंडिया का ऐसा कोई सोचना नहीं है, ठीक है, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया है। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके, कि भाई देखिए इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ है, उसके काफी सारे रीजन, एक रीजन है, काफी सारे रीजन है, ठीक है। उसमें से जो महत्वपूर्ण है फ्यूचर के लिए वो है 5G टेक्नोलॉजी। इंडिया और अमेरिका यदि दोनों साथ में आके काम करते हैं तो 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इंडिया अच्छे से कार्य कर सकता है। फिर एक पुराना मुद्दा है, ये है S-400 मिसाइल का, ठीक है, जो इंडिया लेने वाला है रशिया से, ठीक है।
तो इसका अपोज चाइना के किया था कि हम अगर आप उससे लेते हो, रशिया से लेते हो, तो हम जो काटसा है, ठीक है, काटसा है उसको आप पे अप्लाई करेंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा है वो करता है भी, अमेरिका के लिए पुरानी चीज है। ईरान वाला हमने टॉपिक डिस्कस किया था कल डिटेल में। वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट एशिया है उस रीजन में ईरान पे इसी तरह से सेक्शन लगा के और उनको प्रेशराइज करके ये सब काम करवाया गया था, ठीक है। मैंने देखा, मैंने आपको बताया था कि ईरान ने सामने उसके झुकने के बजाय उन्होंने क्या किया, फाइट किया था। तो यहाँ पे इंडिया को क्या करना है, इंडिया जो यूएस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिप्लोमेटिक कर सकता है कि देखिए कि भाई हमारा, हम लेना तो आपसे ही चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें वो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन हम वो रशिया से क्यों लेते हैं आप समझिए। अगर आप हमारी इंडिया की जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे, ठीक है, अभी मैप नहीं है लेकिन आप माइंड मैप में देख सकते हैं। इंडिया है, उसके बगल में पाकिस्तान है और इस बगल में चाइना है, और चाइना के ठीक ऊपर ही रशिया है, ठीक है। और हम यहाँ से बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उस एरिया से रशिया शुरू हो जाएगा। यानी आप ध्यान से समझिएगा। अभी मान के चलिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आप समझिए ये भारत है, ठीक है, हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन आप मान लिए भारत है। तो भारत से कुछ ही दूरी पे यहाँ पे रशिया है। यदि ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं तो कुछ ही दूरी पे, मैंने ये ज्यादा कर दिया लेकिन इससे भी कम में रशिया आ जाएगा, उसकी बॉर्डर आ जाएगी। उसी प्रकार से हम इस साइड से देखें, ठीक है, इस साइड से देखें तो अमेरिका हमको पड़ेगा यहाँ से इतना दूर, ठीक है, सब कुछ क्रॉस करके फिर यहाँ पे अमेरिका आएगा। और इस साइड से देखते यहाँ से, तो जैसे ही पैसिफिक रीजन खत्म होता है उसके बाद आएगा अमेरिका, ठीक है। दोनों गोल है, इसलिए मैं दोनों कंडीशन से समझा सकता हूँ। तो आप इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, अमेरिका के कोई भी यदि सपोर्टिव सिस्टम है तो उनको यहाँ पे भारत में आने के लिए टाइम लगेगा। हम किस प्रकार से इसका डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि भाई हम रशिया से इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमारे नजदीक है, ठीक है। अगर हमें कोई भी वॉर की कंडीशन होती है पाकिस्तान या चीन के साथ कभी भी, तो हम रशिया से मदद मांग सकते हैं, और उसके साथ भी अपना रिलेशन रहना जरूरी है, और वो भी हमारे हेल्प के लिए आ सकते हैं। उसके साथ भी हमने कोई रिलेशन खराब तो नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको मल्टीपल अलायंस सिस्टम वाली जो पूरी सिस्टम है, ठीक है, मल्टीलिज्म है, उसके मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की हुई है। तो उनका मेनली यही उनको फोकस करके बताया जा रहा है कि भाई देख, हमें नीड की जरूरत हुई, हमें यदि मदद की जरूरत हुई, ठीक है, तो हम आपको भी बुलाएंगे और उनको भी बुलाएंगे। हालांकि वो हमारे ज्यादा नजदीक है, इसलिए उनके पहुंचने के चांसेस ज्यादा है आपसे, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन उनके साथ भी रिलेशनशिप रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। हम बिगाड़ना तो नहीं चाहते। फिर ऐसा ना हो कि हम जो S-400 वाला जो मिसाइल सिस्टम है वो आपसे परचेज कर लें, फिर हमको जरूरत पड़े हम उनको बुलाए और ना आए, और उस टाइम पे आप भी ना पहुंच सके और हमारे लिए कोई खतरा खड़ा हो। तो इस प्रकार से ऐसे डिप्लोमेटिक वे से हम जा सकते हैं, ठीक है। काटसा जो सेक्शन है उससे बच सकते हैं। अब काटसा क्या है वो मैंने डिटेल में आपको पहले ही बताया हुआ, ठीक है। तो उसकी डिटेल में अभी डिटेल में जाएंगे नहीं। हालांकि यहाँ पे काफी सारे दूसरे भी पॉलिटिकल पॉइंट रखे गए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण या जरूरी नहीं है। यदि उसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको सामने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आगे बात करते हैं जो फिर से हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके लिए इंफॉर्मेशन आई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है उथल पुथल वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ हम पिछले सालों से देखें तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है वो सीरियस हो गई है, ठीक है। वहां पे गवर्नेंस के नाम पे तो कोई चीज रही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नेंस के नाम पे तो कोई चीज रही नहीं है, उल्टा वहां पे ओवरलो, फिर ऑर्डर, फूड स्टोरेज, इन्फ्लेशन, गैस कट जैसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चल गया पाकिस्तान की आवाम को, जनता को, कि भाई ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मिलिट्रिकल पपेट है, कठपुतली है, ठीक है, उसके अनुसार ये नाचती रहती है, ठीक है। तो इससे अच्छे से कार्य होगा नहीं। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उनकी अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने उठाया। उन्होंने सबने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू किया कि भाई इस गवर्नमेंट को खारिज करनी चाहिए, डिसोल्व करनी चाहिए, और नई गवर्नमेंट आनी चाहिए जो पब्लिक के बेनिफिट में सोचे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जो पाकिस्तान में मिलिट्री बेस होता है, ठीक है, उसका कंट्रोल सभी सिस्टमों पे ज्यादा होता है, क्योंकि जो वहां पे टेररिज्म, आतंकवादी है, उनको बचाने का और प्रोटेक्शन देने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। वो कभी जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पाकिस्तान की डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे तब और अच्छे से इसको बात करेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे फिर से बात आई है जो बायोपिक बन रही थी, ठीक है, मुरलीधरन जो श्रीलंकन बॉलर थे उनके बारे में, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन बताई गई है फिर से। हालांकि इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस बातें थी वो मैंने आपसे बता दी है, और मूवी को लेके ऐसे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। हालांकि यहाँ पे जितने टॉपिक बताए गए हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, और एक आध टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो बेस है श्रीलंका के 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बाकी ये काम का नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, यदि आप साउथ से है तो आपको ये पूरा इश्यू पता ही होगा, नॉर्थ से है तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा क्या डिस्कशन चल रही है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे जो आईसीएमआर के द्वारा जो आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, उनके द्वारा जो कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, और एक्यूरेट जो डिवाइस बनाई गई है, ठीक है, लो कॉस्ट वाली और एक्यूरेसी जिसके ऊपर काम किया गया है रैपिड टेस्ट को लेके, ठीक है, मेनली एक्यूरेसी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मान लो कि भाई इसके द्वारा जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो कितने प्रतिशत चांसेस है कि वो सही है? 99%, 90%, 80%, 70%, ठीक है, मोर देन 50%, तो एक्यूरेसी होती है। यानी जैसे कि बीच में आपको एक पता होगा कि जो रैपिड टेस्ट करते थे, ठीक है, रैपिड टेस्ट में हम एंटीबॉडी चेक करते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो वहां पे क्या होता था, यदि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी है तब भी जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता था, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो कि अभी आधे घंटे पहले जहाँ पे रैपिड टेस्ट किया था उसके बाद वाले सेंटर में भी जाके आप टेस्ट करवाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी इसकी एक्यूरेसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यदि आपको नॉर्मल भी सर्दी खांसी फ्लू है, भले कोरोना वायरस नहीं तब भी वो प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यदि होता है तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें आईजीजी और आईजीएम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो होती ही है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे होगी नहीं, तो उसकी एक्यूरेसी को लेके क्वेश्चन थे। फिर हमने बात की थी ये आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। आरटीपीसीआर में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की है पूरी प्रोसेस, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है, उसके सैंपल लिए जाते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फिर उनको एम्पलीफाई किया जाता है पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा, फिर उसका डिटेक्शन किया जाता है कि इसमें कोरोना वायरस के सैंपल प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये प्रोसेस लंबी है, कॉस्टली है, ठीक है, इसको करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। इसमें भी एक्यूरेसी में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कोई भी एरर होगी सैंपलिंग में या मशीन में या ह्यूमन एरर, तो इसके वजह से जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेसी में उसमें भी डाउट रहता है। फिर हमने बात किया था स्पेशली जो एसिम्प्टोमिक केस है, ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये भी चैलेंज था। तो हमने संडे के द हिंदू में एक आपसे फिर से डिटेल में डिस्कस की थी कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एक मेथड अपनाई जाती है, वो है कि स्मेल टेस्ट, ठीक है, कि भाई जिसको भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे, ठीक है, वो एसिम्टोमेटिक है लेकिन वो कैरियर हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसको स्मेल टेस्ट करवाया जाएगा मेथड के थ्रू, मशीन के थ्रू। तो यदि वो सही तरीके से आंसर कर पाता है तो ठीक है, वो एसिम्टोमिक नहीं है, और नहीं कर पाता है तो वो एसिम्टोमिक है। अब मेन चीज समझिए, रैपिड टेस्ट ऐसे ही आप सब जगह कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठते हैं। उसी प्रकार से जो आरटीपीसीआर है वो कॉस्टली है, उसके लिए लैब चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जो रूरल एरिया में प्रेजेंट होता नहीं। तो मैंने आपसे कल भी डिस्कशन किया था, जो टॉपिक आया था, ठीक है, तो वहां पे जो ये डिवाइस बनाई गई है वो डिवाइस अच्छी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के बिना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप उसको कर सकते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, तो वो फायदेमंद रहेगी। इससे रूरल एरिया में भी क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं, यदि पॉजिटिव है कि नहीं वो हम पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, मैंने आपको बताया कोरोना वायरस को लेके इन्फॉर्मेशन अभी किसी भी बुक में नहीं है। आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? सबसे पहले कोरोना वायरस का कोई भी अपडेट आता है, ठीक है, उसके वो कैसे फैलता है या उसके वायरस के बारे में वो चीजें पता होनी चाहिए, उसका टेस्ट पता होना चाहिए कि भाई कौन सी टेस्ट होती है और किस मैकेनिज्म पे होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम जो टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, वो एंटीजन टेस्ट है, याद रखिएगा। जो हम रैपिड टेस्ट करते हैं उसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो आरटीपीसीआर है, फिर अभी हमने फिर फेलुदा टेस्ट की हमने बात की थी, फालूदा बोलो या फेलुदा बोलो, ठीक है, स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की उसमें भी एंटीजन टेस्ट करते हैं। अभी ये एंटीजन क्या है वो समझिए। एंटीजन की छोटी सी डेफिनेशन ऐसी होती है कि फॉरेन बॉडी,
फॉरेन बॉडी यानी हमारी जो बॉडी है उसके बाहर की कोई भी बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नहीं है, वो यदि हमारी बॉडी में एंटर होता है और वो हमें कोई भी साइड इफेक्ट करता है या कोई भी इफेक्ट करता है, तो ऐसे जो फॉरेन बॉडी है जो हमारी बॉडी की नहीं है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं एंटीजन। ये इसके ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और जब हम रैपिड टेस्ट करते हैं तो वहां पे हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, कॉमन कोई किसी भी वायरस से हमको कॉमन फ्लू, खांसी, सर्दी, जुकाम हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कोरोना ही हो, लेकिन हम यदि रैपिड टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी के ऊपर तो प्रेजेंट आएगा, हमको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन होती है कि मान लो हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो भी गया, फिर भी यदि हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, ठीक है, और हम घूमते फिरते रहते हैं, तो हमारे वजह से दूसरे को होने के चांसेस है। तो उसके लिए टेस्ट क्या है वो पता होनी चाहिए, मेडिसिन क्या है वो पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप हो रही है, वैक्सीन की भी मैकेनिज्म क्या है, उसमें भी कौन से वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये सारी डिटेल में डिस्कशन मैं आपके साथ इसलिए करता हूँ ताकि कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, नए स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, उनको क्या लगता है कि सर कुछ चीजें हैं वो कुछ ज्यादा ही फास्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमने काफी बार डिस्कस किया होता है, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, डेली करंट अफेयर जो एनालिसिस लेक्चर है वो आप देखते रहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई जो रिपीटेड टॉपिक है उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसलिए मैं इसी सोच से हर एक टॉपिक पे डिस्कस कभी कभी करता हूँ डिटेल में, क्योंकि हो सकता है आज कोई बच्चा नहीं आया हो, उसने देखा हो, तो उसको ऐसा ना लगे कि हम फोकस करके या जो जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते जो बेसिक है, जो कि बच्चों को नहीं पता है, जैसे कि मेडिस जो भी बच्चे साइंस में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, ठीक है, डॉक्टर या किसी दूसरे, उसको समझना आसान होता है। लेकिन मैं इंजीनियर स्टूडेंट की बात करूं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट की बात करूं, मैं आर्ट्स स्टूडेंट की बात करूं, ठीक है, ओपन लर्निंग वाले स्टूडेंटों की बात करूं, तो इनको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूँ। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट रहे और आपको ये सारी चीजें पता है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्कशन करते हैं, फिर से कोविड 19 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई अभी जो कोविड के पेशेंट है, ठीक है, वो पीक पे है कि नहीं है, क्या हो सकता है, तो उसी को लेके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। दूसरा बात करेंगे इमेज के बारे में, ठीक है, ये मेनली अभी करंट न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ये फोकस करता है महाराष्ट्र के केस को, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। हालांकि पॉलिटिकल व्यू बाद में देखेंगे, पहले पॉलिटी देख लेते हैं। एग्जाम में हमें पॉलिटी पूछते हैं, पॉलिटिक्स नहीं पूछते हैं, यूपीएससी में पॉलिटी पूछा जाता है, लेकिन वो डिराइव्ड होता है पॉलिटिक्स से, कैसे वो मैं अपने रेगुलर लेक्चर में बताता हूँ। और सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, अगले महीने से हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस के साथ-साथ ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स में उनको क्या-क्या बेनिफिट दिए जाएँगे। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सीबीआई है, उनको रेगुलेट करती है हमारी सेंट्रल बॉडी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वो उसको रेगुलेट करती है। अभी एक चीज़ आपको पता होगी, जब कभी भी स्टेट में कोई ऐसा केस चलता है जिसमें ज़्यादा कोई भी ऐसा है कि जिस कंडीशन में सीबीआई जांच करवानी चाहिए, सेंटर से डिमांड की जाती है, तो सीबीआई वहां पे आके इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन मान लो कि भाई किसी राज्य में जो गवर्नमेंट है वो सेंटर की गवर्नमेंट से अलग है, जैसे अभी महाराष्ट्र की आपको कंडीशन पता होगी, महाराष्ट्र में शिवसेना की गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में आपको पता होगा बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के जो गठबंधन है उनकी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई किसी भी कारणवश यदि सीबीआई को स्टेट में जांच करनी होगी तो सबसे पहले उसको स्टेट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्या क्या रीजन है, वो डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जो पॉलिटिका सेशन देखेंगे, ठीक है, स्टेट और जो सेंटर है उनका रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टेट यूनियन की रिलेशनशिप की बात करेंगे, तब मैं इसके ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि ये ऐसा ही एक सिर्फ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य नहीं, वेस्ट बंगाल और दूसरे भी राज्य हैं कि जहाँ पे ऐसा प्रावधान किया गया है कि भाई सीबीआई को जब भी स्टेट में किसी भी मुद्दे पे जांच करनी है तो उनके पास स्टेट की परमिशन होनी चाहिए, वो बिना स्टेट की परमिशन के वहां पे जांच नहीं कर सकते। हालांकि जहाँ पे सेंटर और स्टेट की दोनों की सेम गवर्नमेंट है तो वहां पे इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता नहीं है, सीबीआई आके जांच करके जा सकती है, ठीक है। अभी ज्यादा इसको पॉलिटिकल व्यू में डिस्कस करेंगे नहीं, अभी एक जैसे यूनाइटेड नेशन को 75 ईयर खत्म होने को जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में। तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है, स्पेशली जो P5 कंट्री है, जो यूएस
लेड जो अभी चल रहा है सिनारियो, ठीक है, और जो बाकी सारे चीजें चल रही है उसके बारे में। तो समझाने के लिए मैं आपको सीधे सीधे जो मुद्दे की बात है वही आपको बताता हूँ, ताकि आपको समझने में सारी इन्फॉर्मेशन आसान हो। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो एरा है, ठीक है, उस एरा में क्या होता है कि भाई यूनाइटेड नेशन का हमने देखा था कि उसका गठन किया जाता है, उसका काम दिया जाता है कि भाई आपको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखनी, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, कार्य करना है। तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया गया कि भाई जो भी कोई पावरफुल नेशन थे, ठीक है, हम जिसे महासत्ता कह सकते हैं, तो उनका क्या रहता है, उनको प्रिंसिपल और पावर उनका रहता है, उनको दबदबा होता है। अब उनकी नीड क्या होती है कि भाई हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, हमारा जो साम्राज्य है वो बढ़ता जाए, ठीक है। युद्ध का यही कारण होता है ना, हमको दूसरे का एरिया लेना है, वो नहीं देता है तो वॉर होती है। जैसे हम देख सकते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान की जो कंडीशन, सेम कंडीशन। अभी मान लो छोटे छोटे देश है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बड़े महासत्ता जो है उसका छोटा नहीं होता, वहां पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक क्या किया गया कि भाई जो भी महासत्ताएं थी, ठीक है, 5 जो P5 परमानेंट मेंबर है, जो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस है, उनको ही वीटो पावर देके यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट दे दी गई और उनको बता दिया गया कि भाई वर्ल्ड के लिए जो भी जरूरी है वो डिसीजन आप लीजिए। वर्ल्ड को कैसे शांत, वर्ल्ड में कैसे शांति और सलामती बनाए रखनी है, वर्ल्ड को किस दिशा में आगे ले जाना है, आगे ले जाना है, वो आप डिसाइड करें। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस है अभी जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, तो उनका भी चुनाव में ये जो P5 कंट्री है उसका रोल महत्व का रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या है वो आप समझिए ध्यान से, इस चीज को मैं फोकस करने जा रहा हूँ कि मान लो कि भाई जो महासत्ता है, ठीक है, उनको ही प्रोटेक्शन और सलामती का कार्य दिया जाए, तो एक चीज नहीं हो सकती क्या, कि भाई यही जो P5 कंट्री है, ठीक है, परमानेंट यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट कंट्री है, वो आपस में नहीं झगड़ेंगे, ठीक है। इससे बड़े बड़े जो वॉर होते हैं वो होने के चांसेस नहीं है। जो इस टाइम पे यानी 1945 के बाद वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या नहीं हो सकता, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए उसके लिए कार्य किया जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है, उस कंडीशन को देखते हुए। हालांकि उन्होंने अपना जो पर्पस था उसको तो उन्होंने श्योर कर दिया, एंश्योर कर दिया, ठीक है। आज हम देख रहे हैं 2020 आ रहा है तो वॉर की कंडीशन हो रही है, लेकिन कैसे होते हैं, या तो ट्रेड वॉर होते हैं या कोल्ड वॉर होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी कोई वॉर की कंडीशन आई नहीं है। जो बाकी सारे भी पॉइंट है जो डिस्कस यहाँ पे किए गए, स्पेशली ईरान, इसराइल, ठीक है, वेस्ट एशिया वाले जो टॉपिक, जो मैंने चाइना के साथ और जो अमेरिका है उसके मद्देनजर आपको डिटेल में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। दूसरा जो 1919 है वहां पे यूएस लेड यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी जो अमेरिका है वो उसमें भी महासत्ताओं में भी महासत्ता बन के आ गया है, ठीक है। तो उसको भी अपना पावर कटिंग नहीं जम रहा था, ठीक है, उसको अपने प्रिंसिपल फॉलो करने थे। वो कैपिटलिज्म पे ज्यादा फोकस रहते हैं। कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है, ये भी पॉलिटिक के ही मुद्दे हैं, वो भी इस पे भी डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझते हैं, एक तो उस टाइम एरा से लेके अब तक की हम बात करें तो हमने एक चीज तो मान के चल सकते हैं कि भाई उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे वॉर की कंडीशन ना बने, लेकिन इसके काफी सारे दूसरे भी डिसएडवांटेज थे। जैसे कि जो P5 कंट्री होती है वो अपने इकोनॉमिकल, जियो पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, ये यदि एडवांटेज ना हो तो उस कोई बिल या उस प्रकार के जो फैसले हैं उसको हम आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया 5 परमानेंट कंट्री के द्वारा। तो उससे क्या हुआ, उससे उनका इंटरेस्ट तो फुलफिल हो गया, लेकिन ग्लोबली जो वर्ल्ड का बेनिफिट होना चाहिए उसमें वो नाकाम हुए, ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसा यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही माना गया। तो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। रिफॉर्म में क्या किया गया, रिफॉर्म की मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ कि भाई रिफॉर्म में एक ही बात की गई थी, वो बात थी कि भाई जो परमानेंट 5 मेंबर है, ठीक है, वहां पे जो भी मेजोरिटी, ठीक है, उस हिसाब से काम करें। मेजोरिटी भी क्या है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की है। दूसरा जो 5 परमानेंट मेंबर है, इसके अलावा जो G4 कंट्री, ठीक है, G4 में भी कौन कौन सी कंट्री है उसकी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई। उनको जो परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, उनको भी वीटो पावर दी जाए, वो भी अपना फैसला देख के मेजोरिटी बेस पे, मेजोरिटी बेस यानी क्या, जितने भी मेंबर हो तो उसमें जो डिसीजन लेना हो 50%+1 यानी आधे से एक ज्यादा, मान लो 10 है तो 6 कंट्री यदि किसी फैसले के अंदर है, ठीक है, 9 कंट्री है तो 5 कंट्री जिस फैसले के अंदर है, ठीक है, उसको आपको मान लेना चाहिए। जबकि अभी क्या होता है कि भाई मान लो 5 में से एक भी कंट्री यदि एग्री नहीं करती तो उस चीज को रोक दिया जाता है, भले 4 कंट्री उसके लिए एग्री हो।
तो उस चीज को यहाँ पे रिफॉर्म लाने की आवश्यकता के रूप में बताया गया कि भाई ग्लोबली जो अभी नीड बढ़ रही है, ठीक है, उस टाइम पे कुछ अलग कंडीशन थी, अभी कुछ अलग कंडीशन है, अभी मल्टीरियलिज्म पे फोकस हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी पे फोकस हो रहा है, जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है उस पर फोकस हो रहा है, उसके लिए सिर्फ एक P5 कंट्री है, वही अपने से सारा कार्य संभाल नहीं सकती, ठीक है, इसको ज्यादा फोकस करके बात किए जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें वो मैंने आपसे बताई। फिर देखते थे वर्ल्ड न्यूज में, तो मैंने अभी जो श्रीलंका की आपको बात की 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, हालांकि ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है सभी, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी की मैं डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूँ, कहा क्या जा रहा है और होना क्या चाहिए। सबसे पहले समझिए, श्रीलंका के जो अभी करंट गोटाबा राजपक्सा वहाँ के प्रेसिडेंट है, और महेंद्र राजपक्सा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके द्वारा 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। ये हम जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, और श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर फ्लो में आप इंडिया मत कंसिडर कर लेना, ये बात हो रही है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अभी क्या किया गया मेनली, जैसे 19 कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वहां पे क्या किया गया था कि भाई जो पावर थी प्रेसिडेंट की पावर उसको घटाया गया था, और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया था, ठीक है। और अभी जो 20 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें फिर से जो गोटाबा राजपक्सा है उसकी पावर को बढ़ाया गया है, और वहां के जो पार्लियामेंट है उसकी पावर को घटाया गया है, ठीक है। तो कंडीशन कंडीशन पे डिपेंड करती है, अभी जो गोटाबा राजपक्सा की जो सरकार है वो मेजोरिटी में है, तो वहां पे वो बिल उनका पास हो गया है। तो 19 कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या बदलाव किए थे वो मैंने आपको डिटेल में बताए हुए थे, कि जो प्रेसिडेंट का टर्म हो 2 बार हो, ठीक है, उनका जो टेन्योर हो 5 साल का हो, ठीक है, उससे पहले भी उसमें कोई चेंजेस करना पड़े, ठीक है, तो कर सके, उस प्रकार के जो प्रावधान थे उसको हटाया गया है। एक चीज आपको मेन याद रखनी है कि कंपैरिजन, क्योंकि यूपीएससी में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन पूछते हैं। तो कंपैरिजन में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, स्पेशली उसमें भी जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके पास ज्यादा पावर रहती है, जबकि हमारा प्रेसिडेंट ऑफिस है उसको रबर स्टैंप ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। अभी 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के द्वारा श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट है उसका पावर बढ़ जाएगा, और वहां की जो पार्लियामेंट है उसका पावर घट जाएगा, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन मेनली याद रखनी चाहिए। तो ये आज के लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।